गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिवीजन कर रहे हैं पद्य आरोह में पद्य खंड में चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसमें इसके पिछली कक्षा में हमने पढ़ा साहित्यिक परिचय। कवि कौन है? कवि त्रिलोचन जी। इनका पूरा नाम, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, व्याख्या माने जो हम पद्यांश पढ़ रहे हैं, पद्य पढ़ रहे हैं, और इसमें ध्यान देंगे विद्यार्थी। लय पूर्वक पढ़ना भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, माने पाठन। इसको कहा जाता है पाठन। और जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ तो आप सुन के उसमें क्या क्या वॉच कर पा रहे हैं, माने क्या क्या आप उसमें इंगित कर पा रहे हैं कि ये इस प्रकार की कविता है, इसमें ये बताया गया, इसमें ये है। ये जो हम आपको व्याख्या करके समझाते हैं उसको आप कितना पकड़ पा रहे हैं, ये कहलाता है श्रवण। तो वाचन के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों हैं। तो गद्य में आपको पढ़ते समय विराम चिन्हों का ध्यान रख के पढ़ना है, और पद्य में माने जैसा अभी मैं पढ़ रही हूँ, आपको जहाँ जहाँ पर विराम चिन्ह है, जहाँ जहाँ पर जिस लय में पढ़ना है, ये भी आपके एक सिलेबस में है कि आपको कितना अच्छा पढ़ने आता है। तो आप इसी प्रकार उच्चारण करके पढ़ें। शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, ये कवि ने आपको इस पाठ के माध्यम से दर्शाना चाहा है कि ये उनका रहन सहन है, और जिसमें कवि के पढ़ने लिखने का सामान टेबल पे बिखरा हुआ है। चंपा को उसने नायिका बनाया है, माने नायिका माना है। ये सारी कल्पनाएं कवि की ही हैं। चंपा के माध्यम से वे अंतर विरोध को दर्शा रहे हैं। तो कवि कहते हैं चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। जैसा कि हम अभी बुक में पढ़ रहे हैं, ये चा है, ये का है, ये ला है, ये ना है, उसको अक्षर का ज्ञान ही नहीं है, माने चंपा निरक्षर है, इसलिए इन काले अक्षरों को वह नहीं पहचान पाती। क्या लिखा है उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, कि सामने जो बुक पढ़ी है उसमें नजर डालकर जैसे हम उच्चारण कर पढ़ते हैं, तो चंपा चुपचाप सुना करती थी कि कवि कैसे इस प्रकार के ये काले काले जो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से स्वर कैसे निकाल रहे हैं। अ है तो अ, ज है तो ज, ना है तो न। जो वह नहीं जानती तो बड़े ध्यान पूर्वक चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे आश्चर्य होता है। किसे? चंपा को। क्या आश्चर्य होता है कि इन काले अक्षरों को जो यहाँ से वहां तक लिखा हुआ है, ये जो कवि स्वर निकाल रहे हैं, माने पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है उसे यह लग रहा है चंपा को कि ये स्वर कैसे निकल जाते हैं, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है किसे? चंपा को। अब इसमें आपको ध्यान यह देना है कि आपकी कक्षा 11वीं, जिसमें आपको अभिवार्षिक परीक्षा में इन सब अवलोकन को दर्शाकर आपको अनिवार्य रूप से लिखने और पढ़ने का अभ्यास करके आगे बढ़ना है। तो जैसा कि पहले पद्यांश में हमने पढ़ा, आपको हमने बताया लय पूर्वक पढ़ना, व्याख्या। अभी आपको यह बता रहे हैं कि जितनी भी पद्यांश है इसमें संदर्भ क्या होगा? पाठ का शीर्षक, कवि का नाम, इसके साथ ही आपको दर्शाना है पुस्तक कौन सी है, माने आरोह वितान। तो ये पद्य खंड आरोह के पद्य खंड से अवतरित है, और इसके कवि कौन है? त्रिलोचन जी हैं। प्रत्येक पद्यांश में माने पाठ एक ही है, उसका केंद्रीय भाव एक ही है, किंतु अलग अलग पद्यांश में इसमें दो शब्द है, पद्य अंश। तो ये पूरा पद्य एक पाठ है, जिसमें से आपको सेलेक्ट करके जितना लाइन पद्यांश के रूप में दिया जा रहा है वहां तक में आपको क्या बताया गया है, ये होता है उसका प्रसंग। जैसा कि पहले में क्या बताया कवि ने कि मैं जब पढ़ता लिखता हूँ तो चंपा को आश्चर्य होता है, माने चंपा का परिचय है।
अब वह चंपा के व्यक्तित्व को बता रहा है कि कवि क्या बता रहे हैं, चंपा के व्यक्तित्व को, कि चंपा कौन है, कैसी है। अगले पद्यांश में है, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि ने चंपा के बारे में बताया है। अर्थ, कवि कहते हैं चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर उसके पिता का नाम है। चंपा किसकी लड़की है, सुंदर की। और बता रहे हैं सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस से चराता है। जिस घर में जिस टाइप का माने जो रहन सहन होता है, तो पिता के बाद जो भी अगली फैमिली होती है तो उससे माने जैसे अभी आप पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख के आपसे उम्मीद बनी हुई है, किंतु आप जहाँ पर रह रहे हैं जैसा आपका रहन सहन है तो एक हमारी एक परंपरा होती है कि हम उसमें ढल जाते हैं। तो कवि इसलिए इसमें स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि चंपा निरक्षर है, तो वे बता रहे हैं सुंदर ग्वाला है, माने उसका पिता जो है ग्वाला है। ग्वाला माने गायों की चरवाही करने वाला। गाय भैंसे रखता है, उसके पास गाय भैंस है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। उसके अनपढ़ रहने का, निरक्षर होने का एक कारण यह है कि उसके पिता ग्वाला हैं, उनके पास गाय भैंसे हैं। तो चंपा इन गाय भैंसों को लेकर, चौपाया माने होता है चार पैरों वाला माने जानवर, तो इन जो पालतू जानवर उन्होंने रखा है उसे लेकर चरवाही करने लेकर जाती है। चंपा अच्छी है। कवि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात यह एक मुख्य बिंदु था महिलाओं का पिछड़ापन का, शिक्षा में पिछड़ा होना, निरक्षरता का। तो वह चंपा को एक नायिका माने हैं और कहते हैं वह अच्छी है, चंचल है, माने उसका स्वभाव अच्छा है और चंचल स्वभाव की है, नट खट भी है। अभी आपको स्पष्ट किया जा रहा है कि इसमें क्यों कवि ने ऐसा बताया है। जब आप पढ़ना शुरू किए तो आपको इसी प्रकार पहले अक्षर ज्ञान, अक्षर को जोड़कर शब्द बनाना, शब्दों को जोड़कर, तो कवि इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार जो हम पढ़ाई कर पाते हैं चंपा की ही नहीं थी, किंतु वह नटखट स्वभाव की है, माने एकदम शांत चुपचाप उदास बैठने वालों में से नहीं है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी शरारतें भी करती है। उसकी शरारतों के बारे में कवि बता रहे हैं। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, कलम जो लिखने के लिए कवि वहां पर रखे उसे गायब कर देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ कि कलम कहाँ रखी है, कहाँ उसने छिपाई है। ढूंढ कर जब मैं लाता हूँ तो वह कागज गायब कर देती है। जहाँ पर कभी कागज रखे रहते हैं, कलम को यदि ढूंढ भी लिए तो लिखेंगे किस में, वे कागज को गायब पाते हैं और परेशान फिर हो जाता हूँ, माने तब मैं परेशान हो जाता हूँ। आप फिर से एक बार ध्यान दें कि कक्षा 11वीं की सिलेबस के लिए आप पढ़ रहे हैं। इतना अर्थ स्पष्ट होने के बाद बताइए इसमें विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली इसमें है आधुनिक कविता है और इसमें किस चीज को उभारा गया है, साक्षरता के लिए निरक्षर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताया गया है। कवि ने स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे चौपाया, चरवाही, ग्वाला, स्थानीय शब्दों का प्रयोग है। ये इसमें हो गई विशेषताएं। इसी प्रकार आपको अगले पद्यांश में व्याख्या और अर्थ के बाद विशेषताएं तक करना है। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, जन जन पढ़ना लिखना सीखें। यहाँ पर संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग कवि ने गांधी जी के माध्यम से चंपा को समझाने का प्रयास किया है, साक्षरता का महत्व प्रतिपादित किया है। कवि कहते हैं
जब मैं चंपा से बातचीत करता हूँ, चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। अब चूंकि वो चरवाहे के घर की बच्ची है, घर का काम काज देखती है और गायों के पीछे चराने के लिए जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि एक जगह बैठकर कागज में कुछ भी लिख रहे हैं। अब जो जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है उसके लिए तो वे अक्षर गोदना ही है, माने कुछ भी लिख रहे हैं। क्या यह काम बहुत अच्छा है? भाई एक काम रुक जाता है तो घर में डांट पड़ती है, और कागज पकड़े कलम पकड़े लिखने के बहाने बैठ गए, तो क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। कुछ समय के लिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका क्या जवाब दे, तो चंपा चुप हो जाती है कवि का हंसना देखकर। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि तुम भी पढ़ लो। चंपा को मैंने समझाया कि मेरे पीछे इस प्रकार जो देखते रहती हो, तो एक काम करो, तुम भी पढ़ाई कर लो। अब पढ़ाई यदि कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो भी व्यक्ति है उसका महत्व पूछेगा, जानेगा कि भाई इसका क्या लाभ है। तो वैसे ही चूंकि वह निरक्षर है, तो उसे पढ़ाई का महत्व समझाते हुए कवि कहते हैं हारे गाढ़े काम सरेगा। ये स्थानीय भाषा है कि अटके फटके जब भी हम कुछ के लिए अटक जाते हैं तो काम आता है, वैसे ही पढ़ाई जीवन में जो कठिनाइयां आएंगी आपके जीवन में, उसके लिए काम में आपको मदद करेगी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। वे कहते हैं, गांधी जी की यही इच्छा है कि भारत में निरक्षरता दूर हो। माने जो अभियान चलाए जा रहे हैं साक्षरता अभियान, उसके अंतर्गत गांधी जी की इच्छा है कि भारत में महिलाएं शिक्षित हों। तो तुम भी पढ़ लो, क्योंकि आड़े वक्त में समय में पढ़ाई लिखाई ही काम आएगी, और इस पढ़ाई के माध्यम से तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा।